हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के लिए हिंदी भाषा में प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट है अपलोड किया जा चुका है, उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, टीजीटी इस बार जो परीक्षा हुआ था उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो प्रश्नों का संकलन किया गया है थोड़ा सा उच्च स्तरीय प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न को तैयारी करना है कि परीक्षा में जो भी पूछा जाए हम लोग उसे कर सके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसका अच्छे से विवरण दिया जाएगा, तो आप धैर्य बना के देखिएगा। एक बेहतरीन प्रयास किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा जो है वह 5 उपवर्ग और 18 बोलियों में विभाजित है, ठीक है। 5 उपवर्ग में जो आते हैं उसमें आते हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, यह 5 है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आता है वह क्या आता है, वह यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आता है वह आता है अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है वह क्या है। संदेश रासक के रचयिता का नाम बताना है। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वे हैं अब्दुल रहमान। तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान इनके हैं। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, और इनका जो रचना है पौमचर्यु वह राम ग्रंथ पे आधारित है, यानी राम पर आधारित रचना है, तो उसे ध्यान रखिएगा। पौमचर्यु उनकी रचना है। और सराहपा जो हैं वह हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और राहुल संस्कृत्यायन द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनकी रचना है दोहा कोश, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया कि इंदौर, उज्जैन, देवास में बोले जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है। तो इंदौर, उज्जैन, देवास में जो बोली बोली जाती है वह मालवी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो देखिए देवनागरी लिपि में जो स्वर ध्वनि की बात किया गया है तो स्वर ध्वनि है 11, ठीक है। और जो कुल ध्वनि है, यानी देवनागरी लिपि में कुल ध्वनियों की संख्या बात करें तो कुल हैं 52, यानी 52 वर्ड हैं। इसमें 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ध्यान रखिएगा 11 स्वर और 33 व्यंजन हो गया 44। इसमें 4 आते हैं, 4 जो आते हैं वह संयुक्त अक्षर 48 हो गया। 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं, ड ढ जो होता है नीचे बिंदी होता है जो द और ढ वह द्विगुण व्यंजन है। और 2 अयोगवा होते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वह अयोगवा होते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग जिसे कहते हैं वह अयोगवा होते हैं। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में अगर कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52, अगर स्वर पूछे तो 11, व्यंजन पूछे तो 33, संयुक्त अक्षर पूछे तो 4, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन पूछे तो 2, और अयोगवाह पूछे तो वो भी 2। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला का है देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। तो दक्षिण भारत में जो प्रचार किया गया है वह महात्मा गांधी उसके संपादक थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है पौमचर्यों के रचनाकार का नाम क्या है। तो अभी चर्चा किया गया कि स्वयंभू की जो रचना है वह पौमचर्यु है, और इसमें रामकथा का वर्णन है। यह अपभ्रंश भाषा में रचित रामकथा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है वह थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से शुरुआत है। अगला जो प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल क्या है। तो देखिए शिव सिंह सरोज जो लिखा गया है वह शिव सिंह सेंगर द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा, शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, और इसका जो प्रकाशन है 1883 ईस्वी में है। एक प्रश्न और बनता है कि
हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन है? तो वह शिव सिंह सरोज। ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी भाषा में पूछे तो शिव सिंह सरोज। अगर हिंदी का प्रथम प्रयास अगर पूछे तो वह गारसा दत्तासी ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा, 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ पूछा है। तो अभी बताया गया कि गारसा दत्तासी ने 1839 ईस्वी में सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया और उनकी पुस्तक का नाम है द इस्तवार ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था यह पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847। एक प्रश्न इस बार टीजीटी में बने थे कि इसका दूसरा संस्करण कब हुआ था प्रकाशित, तो वह हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1971 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वहीं रिपीट किया गया है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक जो है वह है संदेश रासक पूछा गया ना, तो इसकी जो रचना है वह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1871 है, 1971 नहीं। यहाँ पे जो दूसरा जो बताया गया है वह 1871 है, 1871। ठीक है, उसका दूसरा संस्करण गारसा दत्तासी का 1871 है, माफ़ करिएगा 1871 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संदेश रासक इनमें से किसकी रचना है? संदेश रासक इनमें से किसकी रचना है? तो वह जो रचना है अब्दुल रहमान द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का जो समय सीमा माना है वह 1050 से 1375 विक्रय संवत। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और आदिकाल का ही समय सीमा पूछा गया है, तो 1050 से 1375 विक्रय संवत, यह सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। अगर बात करें, इन्होंने दोहरा नामकरण का प्रचलन किया था, यानी आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्यकाल। ठीक है, तो इसका जो समय सीमा है 1050 से 1375 ये आदिकाल, 1375 से 1375 विक्रय संवत से 1700 यह हो जाएगा भक्तिकाल, 1700 से 1900 विक्रय संवत रीतिकाल और 1900 से 1984 तक यह है गद्यकाल या आधुनिक काल। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रामानुजाचार्य का समय क्या है? तो रामानुजाचार्य का जो समय है वह 11वीं शताब्दी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह है मध्वाचार्य, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की जो संख्या है वह 12 है। देखिए, सबसे पहले दक्षिण भारत में जो आलवार भक्त थे उन्हें वैष्णव भक्त माना जाता है, उनकी संख्या 12 है। और नैनमार जो होते हैं वह शैव भक्त थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तत्वदीप निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो तत्वदीप निबंध के जो लेखक हैं वह वल्लभाचार्य हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, इसे बताना है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अष्टछाप की स्थापना जो हुआ था वह 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। इसमें 8 कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के हैं, 4 विट्ठलनाथ के। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कवि आते हैं वह आते हैं कुंभनदास, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, परमानंद दास। तो यह कवि आते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था, यहाँ पे देखिए जो नंददास हैं यह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं बल्कि विट्ठलनाथ के हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास जो है
वह आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य में, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, और यह सब आते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य में, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर रामचरित नामक रामकथा पर आधारित संस्कृत ग्रंथ किस कवि का है? तो वह भवभूति का है उत्तर रामचरितम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म रामचंद्र शुक्ल ने कब माना था? तो वह माना था 1532 ईस्वी में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, रामचंद्रिका का रचयिता कवि कौन है? तो रामचंद्रिका जो लिखा गया है वह केशव दास द्वारा लिखा गया है। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा गया है। और अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसके प्रतिस्पर्धा में एक रात में रामचंद्रिका की स्थापना की थी, इसलिए इसमें ऐसे अलंकारों का प्रयोजन किया गया है जिसके कारण यह कठिन काव्य हो गया। लेकिन एक चीज़ इसकी प्रसिद्ध है, इसकी संवाद शैली प्रसिद्ध है, तो अगर संवाद शैली के रूप में माने तो रामचंद्रिका श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, तपसी शाखा का गठन किसने किया था? तो द्वारिकादास द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भिखारी दास का कौन सा ग्रंथ इनमें से है? तो यहाँ पे जो काव्य निर्णय है इनका सर्वांग निरूपण काव्य है, रीतिकाल में भिखारी दास का काव्य निर्णय। बात करें शब्द रसायन का तो यह देव का है, रस पीयूष निधि सोमनाथ का है, कवि कुल कल्पतरु या चिंतामणि का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया, यह कथन किस आलोचक का है? तो कथन से भी प्रश्न बनते हैं, तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौड़ मान लिया, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। जगत विनोद किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो यह पद्माकर की रचना है, ठीक है, और इनका पद्माभरण है, गंगा लहरी है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आएगा? देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त का जो विभाजन किया गया था वह सबसे पहले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत जो उन्होंने लिखा है उसमें किया गया था। तो रीति सिद्ध में केवल एक कवि आते हैं, तो वह है बिहारी, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगर आप रीति सिद्ध और रीति मुक्त को याद कर लेंगे तो रीतिबद्ध में बाकी कवि आ जाते हैं, तो रीति सिद्ध में केवल बिहारी आते हैं। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम, याद रखिएगा, घनानंद बोधा ठाकुर आलम यह आते हैं रीति मुक्त में। बाकी जितने भी कवि हैं जैसे केशव देव, सेनापति, चिंतामणि, पद्माकर, यह सभी लोग आते हैं रीतिबद्ध में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर किस कवि का ग्रंथ है? तो बिहारी रत्नाकर जो रचना है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इनकी बिहारी की टीका है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन है? देखिए जो वार्ता ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे 284 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, तो यह सब लिखा गया है गोकुलनाथ द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन सी है? तो देखिए लल्लू लाल जो है वह खड़ी बोली के चारों नायकों में एक माने जाते हैं। इनकी रचना है प्रेम सागर, ठीक है, नासिकेतु व्याख्यान सदल मिश्र का है, सदा सुखलाल का सुख सागर है, रानी कीर्ति की कहानी ईसा अल्लाह खां का है, और ये उदय भान चरित भी कहा जाता है। तो यह जो चारों लेखक थे वह खड़ी बोली के उन नायकों में आते हैं। और इसमें से बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र का, ठीक है, याद रखिएगा, लल्लू लाल और सदल मिश्र का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था, ऐसे भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत था? कौन सा होना चाहिए, कौन सा लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत था? तो देखिए यहाँ पे अभी बात किया गया, तो यहाँ पे जो सदल मिश्र हैं, सदल मिश्र और लल्लू लाल, दो लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी होगा वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था वह 1867 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसका स्थापना हुआ था बम्बई में। और बात करें तो यह खड़ी बोली में इनकी जो रचना है वह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था, यानी खड़ी बोली का प्रचार प्रसार इनके माध्यम से भी किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह मिर्ज़ापुर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका था, जिसके प्रकाशन संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया, आधुनिक काल में किस चरण में समस्या पूर्ति पर काव्य रचना होती थी? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो अनुदित नाटक यहाँ पे कर्पूर मंजरी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए यह बार बार कथन पूछा जाता है, यह डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद के आंसू का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रसाद के आंसू का जो प्रकाशन हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति नरेंद्र शर्मा का है? तो यहाँ पे प्रवासी के गीत जो है वह नरेंद्र शर्मा का है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो इनका जो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ठीक है, यह सभी जो रचनाएं हैं वह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो पंत जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है? तो नागार्जुन जो है वह प्रगतिवादी कवि है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा जो रचना है वह धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा कवि तीसरे सप्तक का है? इसे ध्यान रखना है, कौन सा कवि तीसरे सप्तक का है? तो यहाँ पे जो सप्तक है, ठीक है, सप्तक को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सप्तक जो तार सप्तक है उसका संपादक जो किया गया था वह अज्ञे द्वारा 4 तार सप्तक हैं। प्रथम जो तार सप्तक जिसका केवल नाम है तार सप्तक, उसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1943 ईस्वी में। तो इसमें जो कवि आते हैं वह 7 कवि आते हैं, ठीक है, 7 कवि आते हैं। सातों को याद करने का सूत्र है, आप लोग को पता भी होगा। यहाँ पे हम सभी का चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए तार सप्तक का जो पहला प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, वह हुआ था, उसमें जो कवि आते हैं उसका जो सूत्र है वह है, उसका सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अमुने गिरा प्रभा, ठीक है। यहाँ पे सभी तार सप्तक का चर्चा करेंगे। अमुने गिरा प्रभा, तो याद रखिए अमुने गिरा प्रभा का मतलब क्या है? अ से है, अ से अज्ञे जी हैं, म से मुँह से जो मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से जो है भारत भूषण अग्रवाल। तो यह 1943 में जो तार सप्तक है उसमें 7 कवि आते हैं, उनका सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। तो इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे तार सप्तक का। तो जो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वह 1951 में प्रकाशित हुआ था। 1951 में जो प्रकाशित हुआ था तार सप्तक, तो उसके जो रचनाकार हैं वह मतलब उसमें कौन से कवि आते हैं, उसका जो सूत्र है उसे ध्यान रखिएगा। सहभर सनद्ध, सहभर सनद्ध, सनद्ध, ठीक है, सहभर सनद्ध। तो यहाँ पे जो सहभर सनद्ध है तो याद रखिएगा, सह से देखिए यहाँ पे जो इससे जो हो जाएगा वह शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, ठीक है। यहाँ पे जो स है उसे शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। यह 1951 में जो प्रकाशित दूसरा सप्तक है उसका कवि हैं, उनकी
नाम है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे सप्तक का, जिसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। 1959 में जो प्रकाशित हुआ था तीसरा सप्तक, वहीं यहाँ पे पूछा है। तो जो तीसरे सप्तक के कवि हैं उनको याद करने का जो सूत्र है वह है के कू की, के कू की विप्रशम, विप्रसम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के से हो जाएगा, के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कू से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, वी से हो जाएगा विजय देवनारायण शाही, प्र से होगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और यहाँ पे जो दिया गया म से मदन वात्स्यायन। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया कुंवर नारायण, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा कुंवर नारायण, ठीक है। यह तीसरे सप्तक के कवि हैं। एक सप्तक और है जो चौथा तार सप्तक है। चौथा तार सप्तक के जो प्रकाशन हुआ था वह 1979 में, ध्यान रखिएगा 1979 में। उसका जो सूत्र है, उसके कवि श्री आते हैं श्री अरासुरा, श्री अरासुरा स्वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा श्री अरासुरा स्वर्ण, ठीक है। तो अरासुना स्वर्ण आ जाएगा। श्री से देखिए श्री राम वर्मा, अ से देखिए क्या अवधेश कुमार, रा से क्या है राम कुमार वर्मा, राम कुमार कुंभज नाम है, सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर, यहाँ पे स्व से जो हो जाएगा स्वदेश भारती, और न से नंद किशोर आचार्य। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है कि मुझे चांद चाहिए की विधा क्या है। तो मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, जूही की कली को किस पत्रिका ने छापने से इनकार कर दिया था। तो आप सभी को पता होगा सरस्वती पत्रिका के जो संपादक जब थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने जूही की कली जो निराला की मुक्त कविता थी, मुक्त छंद की कविता थी, उसको छापने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गोदान की पूर्व पीठिका के रूप में जानी जाती है। तो इनका जो प्रेमाश्रम है वह गोदान की पूर्व पीठिका के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जाह्नवी किस कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है। याद रखिएगा जाह्नवी किस कहानीकार की प्रसिद्ध कहानी है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो जाह्नवी है वह है यहाँ पे 44 नंबर का जो प्रश्न है जाह्नवी, उसे ध्यान रखिएगा। जाह्नवी जो लिखा गया है वह लिखा गया है जैनेन्द्र द्वारा, ठीक है, जैनेन्द्र की रचना है जाह्नवी। तो इसे ध्यान रखिएगा, जैनेन्द्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए 8वां सर्ग जो है वह सुरेंद्र वर्मा का है, बाकी विशाख, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह सभी प्रसाद के नाटक है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, अंजू दीदी के कृतिकार हैं। तो अंजू दीदी जो लिखा गया है वह लिखा गया है उपेंद्र नाथ अस्क का, यह नाटक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर का है। यह जो लिखा गया है वह जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की संख्या कितनी है। तो सरदार पूर्ण सिंह की जो निबंधों संख्या है वह 6 है। ध्यान दीजिएगा 6 निबंध उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो यह यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के उस व्याख्याता का नाम बताइए जिसने साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार इस संदर्भ में किया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा भट्ट नायक। तो इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कार किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए सुबरन का यहाँ पे जो अर्थ है वह 3 है। यहाँ पे व्यभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री, कवि के लिए है सुंदर वड और चोर के लिए है सोना। तो जहाँ पर एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो सतपुड़ा के जो जंगल की रचना है वह भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इनमें से कौन सी है। तो नई कविता की जो प्रवृत्तियाँ है वह उन्मुक्तता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक के जो रचनाकार हैं वह धूमिल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद से सड़क तक। अगला जो प्रश्न है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए इनको पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। तो कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, ताई कहानी के लेखक कौन है। तो ताई जो कहानी के लेखक है वह है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो झबरा कुत्ता जो है वह पूस की रात का पात्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, कौन सा। तो यहाँ पे उनके जो